बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम करनॉफ मैप के ज़रिए एसओपी की मिनिमाइजेशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन को करनॉफ के ज़रिए मिनिमाइज करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे। पहले स्टेप में हमने मैपिंग करनी होगी। हमें जो भी एसओपी एक्सप्रेशन गिवन हो, खा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या अनस्टैंडर्ड फॉर्म में हो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उसे हम करनॉफ के ऊपर कैसे मैप करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम ग्रुपिंग करते होते हैं। जो वंस हम करनॉफ के ऊपर मैप कर लेते हैं, फिर हम उनके ग्रुप्स बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 में जितने भी ग्रुप्स हम बना लेते हैं, स्टेप नंबर 2 में, उनमें से हर ग्रुप के लिए हम एक प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म फाइंड करते हैं। और स्टेप नंबर 4 में इन सारे प्रोडक्ट टर्म्स या मिन टर्म्स को सम करके एक मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन हासिल कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 मतलब मैपिंग हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन या अनस्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को करनॉफ मैप के ऊपर मैप करते हैं। आज का लेक्चर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और जो स्टेप नंबर 2 है दैट इज़ ग्रुपिंग। सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे ग्रुप करते हैं, कैसे ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं और आखिर में एक मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन कैसे हासिल करते हैं। ओके, जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग करते वक्त हमारे जहन में एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा रखना है और ग्रुप्स की तादाद कम से कम रखनी है। द गोल इज टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ ग्रुप्स एंड मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए और ग्रुप्स की तादाद कम से कम होनी चाहिए। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमाइजेशन के बारे में देखा था कि मिनिमाइजेशन का मतलब ये है कि एक तो टर्म्स की तादाद कम हो एक्सप्रेशन में, और सेकेंडली जितने टर्म्स उस एक्सप्रेशन में हो उनके अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम हो। तो ये हम आगे देखेंगे कि जब हम जितने हम ग्रुप्स बनाएंगे उतने हमारे पास टर्म्स बन जाते हैं। सो अगर हमने ग्रुप्स की तादाद कम करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमने ग्रुप्स कम से कम बनाने हैं, मतलब ग्रुप्स की तादाद कम होनी चाहिए। सेकेंडली, जब हम चाहते हैं कि टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम हो तो ये तभी पॉसिबल है कि ग्रुप का साइज बड़ा हो। जितना ग्रुप का साइज बड़ा होगा उतना उसके टर्म में वेरिएबल्स की तादाद कम होगी। सो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है जब आप ग्रुपिंग करें कि ग्रुप्स की तादाद कम से कम हो और ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा हो। नाउ जब हम कहते हैं ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो वंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हम जो ग्रुप बनाएं उसके अंदर नंबर ऑफ वंस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करके हम ये ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। उन रूल्स को हमने फॉलो करना होगा। जो रूल नंबर 1 है दैट इज अ ग्रुप मस्ट आइदर कंटेन 1, 2, 4, 8 और 16 सेल्स। मतलब ग्रुप का जो साइज है वो 2 की पावर में होना चाहिए। या तो ग्रुप का जो साइज है दैट शुड बी 2 पावर 0 दैट इज 1, और इट must be 2 power 1 that is 2 cells, or 2 power 2 that is 4 cells, or 2 power 3 that is 8 cells, or 2 power 4 that is 16 cells. So ग्रुप का साइज या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 या 8 या 16 सेल्स। ग्रुप का साइज 3 नहीं होना चाहिए, ग्रुप का साइज 5 नहीं होना चाहिए, ग्रुप का साइज 6 या 7 नहीं होना चाहिए। Each cell in a group must be adjacent to one or more cells in that same group. हर ग्रुप के अंदर सेल्स एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए। सेल एडजेसेंसी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। हमने सेल एडजेसेंसी देखी थी कि कौन से सेल्स एडजेसेंट होंगे? हर वो दो सेल्स जिनके बीच सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस हो।
then those cells can be called as adjacent cells. So ग्रुप के अंदर जो cells है वो adjacent होने चाहिए. अगर सारों के साथ adjacent नहीं है तो एटलीस्ट एक सेल के साथ जरूर adjacent होनी चाहिए. Okay, rule number 3, always include the largest possible number of ones in a group in accordance with rule number 1. Rule number 1 हमें क्या कहते हैं? Rule number 1 कहता है कि ग्रुप के साइज should be in power of 2. It should be either 1, 2, 4, 8 or 16 cells. Now rule number 3 हमें ये कहता है कि ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर वंस की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी पॉसिबल है उतनी होनी चाहिए. लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 15 सेल्स का ग्रुप बनाएं या आप 14 का बनाएं या 13 का बनाएं या 12, 11, 10 या 9 का बनाएं या 7, 6, 5, 3 का बनाएं. मतलब आप ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा रखें, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 1. A group must either contain 1, 2, 4, 8 or 16 cells. Each one on the map must be included in at least one group. मैप के ऊपर जितनी भी वंस होंगे, हर वन किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए. ऐसे नहीं होगा कि हम ग्रुप्स बनाएं और कुछ वंस को हम इग्नोर कर दें कि यार इनको ग्रुप में नहीं डालते. नहीं, जितने भी वंस होंगे मैप में वो किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होने चाहिए. यहाँ पर अगर आप नोट कर ले, यहाँ पर लिखा हुआ ईच वन ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एट लीस्ट वन ग्रुप. इसका मतलब ये है कि मैप के ऊपर अगर कोई वन है तो वो कम से कम एक ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए. इसका मतलब है कि वो 2 ग्रुप्स का भी हिस्सा हो सकता है, वो 3 ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है. लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि एटलीस्ट 1 का ज़रूर हो. सो ये 4 रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमने ग्रुपिंग करनी है. रूल नंबर 1, अ ग्रुप मस्ट आइदर कंटेन 1, 2, 4, 8 और 16 cells. Rule number 2, each cell in a group must be adjacent to one or more cells in that same group. Rule number 3, always include the largest possible number of ones in accordance with rule number 1. And rule number 4, each one on the map must be included in at least one group. Group the ones in the Karnaugh map. Okay, यहाँ पर हमें Karnaugh map क्यों है? इसमें वंस की मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है और हमें कहा गया है कि इसकी ग्रुपिंग कर दें. तो सबसे पहले इस मैप को देख के हमने ये देखना है कि हम सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बना सकते हैं. टोटल 8 सेल्स है, क्या हम 8 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, हमारे पास 8 वंस ही नहीं है. क्या हम 4 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं? 4 वंस तो है लेकिन वो 4 वंस आपस में एडजेसेंट नहीं है, सो 4 का भी नहीं बना सकते. 2 सेल्स का हम देखते हैं कि हम क्या 2 सेल्स के ग्रुप बना सकते हैं इसमें. तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एक 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है. ये दोनों सेल्स आपस में एडजेसेंट भी है. 2 है ना, जो कि पावर में भी आता है, सो हम 2 सेल्स का ग्रुप भी बना सकते हैं. अब और देखते हैं कि क्या इसके अलावा हम कोई 2 सेल्स का दूसरा ग्रुप बना सकते हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम 2 सेल्स का ये ग्रुप बना सकते हैं. इसमें अगर आप देखें ये जो 1 है ये दोनों के साथ है. सो हम 2 ग्रुप्स बना लेंगे 2 सेल्स के. और ये एक सेल है जिसका किसी और के साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा, लेकिन हम 1 का ग्रुप भी बना सकते हैं क्योंकि 1 इज आल्सो 2 पावर 0. सो हमारे पास बेसिकली 3 ग्रुप्स आ गए. 2 ग्रुप्स है 2 सेल्स के और तीसरा ग्रुप है 1 सेल का.
सो यहाँ पर आप देखें इस करनॉफ में हमने दो ग्रुप्स बनाए 2 सेल्स के और तीसरा ग्रुप हमारे पास है 1 सेल का। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर 3 वेरिएबल करनॉफ मैप गिवन है। हम ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम 8 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं। 8 सेल्स का नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास 8 वंस ही नहीं है। फिर देखते हैं कि क्या हम 4 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें, नाउ ये 4 वंस जो है ना, इनको हम कंबाइन करके एक ग्रुप बना सकते हैं। रीज़न, ये एडजेसेंट भी है। अगर आप इसको देखें, इसकी बाइनरी वैल्यू है 0 0 0, जबकि यहाँ पर इसकी बाइनरी वैल्यू है 1 0 0। दोनों के बीच सिर्फ एक वेरिएबल डिफरेंस है, सो दे आर एडजेसेंट। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो इसकी बाइनरी वैल्यू है 0 0 1, जबकि यहाँ पर इसकी बाइनरी वैल्यू है 1 0 1। अगेन सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस है, तो दीज टू आर आल्सो एडजेसेंट। सो ये 4 सेल्स का हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा। इनके अलावा कोई और 4 का नहीं बन रहा तो हम 2 पे आ जाते हैं कि क्या हम 2 के ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अपेरेंटली विजिबल है कि 2 का एक ग्रुप ये बनेगा और 2 का दूसरा ग्रुप ये बनेगा। सो हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा 4 सेल्स का और दो ग्रुप्स हमारे पास इस केस में आ रहे 2 सेल्स के। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक 4 वेरिएबल मैप शोन है। सो हम अगर इनकी ग्रुपिंग करते हैं, सबसे पहले क्या हम 16 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं? 16 सेल का नहीं बन सकता क्योंकि 16 वंस ही नहीं है। क्या हम 8 सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं? हमारे पास 8 वंस तो ज़रूर है, लेकिन वो सारे के सारे एडजेसेंट नहीं है। सो हम 4 पे आते हैं कि क्या हम 4 सेल का ग्रुप बना सकते हैं कोई। तो एक 4 सेल का ग्रुप तो काफ़ी अपेरेंट है। ये जो 4 वंस है ये ग्रुप बन जाएगा। क्या हम दूसरा कोई 4 का बना सकते हैं? हाँ, दूसरा भी बन सकता है 4 सेल का, दिस वन। और तीसरा ग्रुप हमारे पास आ जाएगा 2 सेल्स का, ये वाला। सो हमारे पास दो ग्रुप्स इस केस में आएंगे 4 सेल्स के और एक ग्रुप बनेगा 2 सेल्स का। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 4 वेरिएबल मैप में। ओके, ग्रुपिंग करते हैं। सबसे बड़े ग्रुप से स्टार्ट करते हैं 16 सेल्स का। 16 सेल्स का नहीं बन सकता, सो 16 सेल्स का नहीं बनाते। 8 सेल्स का देखते हैं, क्या 8 सेल का ग्रुप बन सकता है? ओके, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इस सिनेरियो में 4 सेल्स यहाँ पर है और 4 सेल्स यहाँ पर है। ये एडजेसेंट है, सो हम इनका 8 सेल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। सो हमारे पास 8 सेल्स का ये एक ग्रुप आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा 8 सेल का नहीं बन सकता। सो हम 4 सेल्स का देखते हैं। हमारे पास कुछ वंस अभी ऐसे हैं जो कि किसी ग्रुप में नहीं है, सो उनको देखते हैं। अगर हम इधर देखें तो 4 सेल्स का एक ग्रुप यहाँ पर बन रहा है। अभी भी एक वन रहता है। एक सेल के ग्रुप से बेहतर है कि हम इसको 2 सेल्स का ग्रुप बनाएं। सो हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा इस सिनेरियो में 8 सेल्स का, एक ग्रुप आएगा 4 सेल्स का और एक ग्रुप आ रहा है 2 सेल्स का। ग्रुपिंग के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप एक्सप्रेशंस को मैप करके फिर उसके बाद ग्रुप बनाएंगे, तो आपके जहन में डिफरेंट सिनारियोज
क्रिएट होंगे और उसी से ही आपका जहन पुख्ता होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ग्रुपिंग के ऊपर, तभी जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, ग्रुपिंग के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच ग्रुप। अब हमने जितने ग्रुप्स बना लेते हैं उनमें अब हर ग्रुप के लिए हम एक एक प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे। ईच ग्रुप ऑफ सेल्स कंटेनिंग वंस creates one product term composed of all variables that occur in only one form within the group. Variables that occur in both complemented and uncomplemented forms within the group are called contradictory variables and are eliminated. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब आप कोई ग्रुप बना लेते हैं, अब उस ग्रुप में वेरिएबल्स 0 फॉर्म में भी होंगे, 1 फॉर्म में भी होंगे, या अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी होंगे और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी होंगे। हमने एक प्रोडक्ट टर्म के अंदर सिर्फ उन वेरिएबल्स को रखना है जो सिर्फ एक फॉर्म में हो, या तो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। जो वेरिएबल्स दोनों फॉर्म में हो, एक ग्रुप के अंदर अगर एक वेरिएबल कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है, या दूसरे अल्फाज में एक ग्रुप के अंदर एक वेरिएबल अगर 0 भी है और 1 भी है, तो ऐसे वेरिएबल्स को कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल्स कहते हैं और इनको एलिमिनेट किया जाता है, इनको किसी प्रोडक्ट टर्म का हिस्सा नहीं बनाया जाता। प्रोडक्ट टर्म के अंदर सिर्फ वो वेरिएबल्स होंगे जो सिर्फ एक फॉर्म के अंदर मौजूद हों। ओके, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जितना आप बड़ा ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम होगी, और जितना छोटा ग्रुप होगा उसके अंदर वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं, मिनिमाइजेशन में एक तो ये है कि हमने प्रोडक्ट टर्म्स की तादाद कम करनी है, वो हमने अभी हमने देखा ग्रुपिंग के अंदर कि जितने हम ग्रुप्स बनाते हैं उतने हमारे पास इनफैक्ट अभी हम देखेंगे कि जितने हम ग्रुप्स बनाते हैं उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स आते हैं। सो हम जब ग्रुप्स की तादाद कम करेंगे तो उस वजह से भी टर्म्स की तादाद कम हो जाएगी। जो सेकंड चीज़ थी कि हमने टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम से कम रखनी है, तो जितना हम ग्रुप का साइज़ बड़ा रखेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा तो वेरिएबल्स की तादाद कम होगी। अगर हम 3 वेरिएबल मैप को देखें कि 3 वेरिएबल मैप में कैसे होता है। ओके, अ वन सेल ग्रुप यील्ड्स अ 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म। जब आप कोई ग्रुप बनाएं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल हो तो उसका जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा उस प्रोडक्ट टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे। अगर आप कोई ग्रुप बनाएं जिसके अंदर 2 सेल्स हो तो उससे जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे। अगर आप 4 सेल का कोई ग्रुप बनाते हो 3 वेरिएबल मैप में तो वो सिर्फ एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट होगा, और अगर आप 3 वेरिएबल मैप के अंदर 8 सेल का ग्रुप बना लेते हो तो वो रिप्रेजेंट होता है 1 से। इसी तरह अगर हम 4 वेरिएबल मैप को देखें तो 4 वेरिएबल मैप में 1 सेल का जो ग्रुप होगा वो रिप्रेजेंट होता है 4 वेरिएबल से, 2 सेल का ग्रुप रिप्रेजेंट होगा 3 वेरिएबल से, 4 सेल का ग्रुप रिप्रेजेंट होगा 2 वेरिएबल से, 8 सेल का ग्रुप रिप्रेजेंट होगा 1 वेरिएबल से, और अगर आप 16 सेल का ग्रुप बना लेते हो तो वो रिप्रेजेंट होगा 1 से। प्रोडक्ट टर्म्स बनाने के बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज टू सम ऑल द प्रोडक्ट टर्म्स टू फाइंड द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। आखिर में जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उन सारों को हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास एक मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन प्रोडक्ट टर्म्स फॉर द कर्नॉफ मैप एंड राइट द रिजल्टिंग मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर हमें एक कर्नॉफ मैप गिवन है। अगर आप देखें तो मैपिंग भी हो चुकी है और ग्रुपिंग भी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले जो 8 सेल्स का ग्रुप है
इसको देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रोडक्ट टर्म बनेगा। ओके, नाउ इस ग्रुप में आप देखें तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 भी है इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप के लिए ए 1 भी है। इसका मतलब ये है कि ए कॉन्ट्रडिक्टरी वेरिएबल है। इस ग्रुप के लिए ए 0 भी आ रहा है और ए 1 भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी वेरिएबल, सो इसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। इस ग्रुप के लिए b की वैल्यू देखें, b इस ग्रुप के लिए सिर्फ 1 की फॉर्म में है। यहाँ पर देखें, दिस इज आल्सो 1 एंड इट्स आल्सो 1 हियर, सो ग्रुप b इज ओनली 1। सो 1 को हम जब प्रोडक्ट टर्म में लिखते हैं तो हम विदाउट कंप्लीमेंट लिखते हैं। सो एक तो हमारे पास आ जाएगा b। c को देख लेते हैं कि इस ग्रुप के लिए जो 8 सेल्स का ग्रुप है, इस ग्रुप में c की वैल्यू क्या है। सो अगर आप देखें c 0 है, यहाँ पर भी c 0 है, यहाँ पर c 1 है और यहाँ पर भी 1 है। सो इसका मतलब ये है कि c 0 भी आ रहा है और c 1 भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि c इज आल्सो कॉन्ट्रडिक्टरी, सो c को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। d को देख लेते हैं, d 0 है इस ग्रुप में और d 1 भी आ रहा है, 1 भी है और 0 भी है, सो d भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये 8 सेल का ग्रुप सिर्फ एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट होगा एंड दैट विल बी b। ओके, अभी देखते हैं ये जो 4 सेल्स का ग्रुप है। ओके, 4 सेल्स के ग्रुप को देख लेते हैं, ये वाला ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं कि इस ग्रुप के लिए a की वैल्यू क्या है। तो इस ग्रुप को अगर आप देखें तो इस ग्रुप में a की वैल्यू है 0। a 0 है, जब 0 को हम प्रोडक्ट टर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसका मतलब आएगा, इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे पास वेरिएबल होगा a कॉम्प्लीमेंट। इस ग्रुप के लिए अगर आप b को देखें तो इस ग्रुप में b 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। सो इट मीन्स कि b इज कॉन्ट्रडिक्टरी, सो b को एलिमिनेट कर लेते हैं। इस ग्रुप के लिए अगर आप c को देखें तो यहाँ पर c इज 1, यहाँ पर भी c इज 1, कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर्म में नहीं है और 1 है, सो 1 को हम अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा c। इस ग्रुप के लिए अगर हम d को देखें तो d 1 भी है और 0 भी है, सो इट मीन्स कि d इज कॉन्ट्रडिक्टरी, सो d एलिमिनेट हो जाएगा। सो इट मीन्स कि ये वाला जो 4 सेल्स का ग्रुप है ये रिप्रेजेंट होगा a कॉम्प्लीमेंट c से, जबकि इससे पहले हमने जो 8 सेल्स का ग्रुप देखा था वो रिप्रेजेंट हो रहा था एक वेरिएबल से b से। चलिए अब देखते हैं जो 2 सेल्स का ग्रुप है, इसको देख लेते हैं कि इसके लिए क्या प्रोडक्ट टर्म बनेगा। इस ग्रुप के लिए अगर आप देखें तो a हमारे पास 1 आ रहा है, सो इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट होगा a से। अगर 0 होता तो फिर कॉम्प्लीमेंट आता, लेकिन 0 नहीं है, 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, सो हम सिंपली a लिख लेते हैं। b को अगर आप देखें तो b 1 भी है और 0 भी है, सो इट मीन्स कि b इज कॉन्ट्रडिक्टरी, सो b एलिमिनेट हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए c की क्या वैल्यू है, इस ग्रुप के लिए c 0 है, सो हम लिख लेते हैं c कॉम्प्लीमेंट। इस ग्रुप के लिए d की वैल्यू 1 आ रही है, सो हम लिख लेते हैं d। सो ये 2 सेल्स का ग्रुप रिप्रेजेंट होगा a इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इंटू d से। यहाँ पर आप देखें जो जितना ग्रुप का साइज बड़ा होगा उतना वो कम वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। जो 8 सेल्स का ग्रुप था वो रिप्रेजेंट हो रहा है वेरिएबल b से, 4 सेल्स का ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है 2 वेरिएबल से a कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, जबकि जो 2 सेल्स का ग्रुप है उसका जो टर्म बन रहा है दैट इज a इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इंटू d। सो हमने क्या करना है, ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा रखना है। जितना हम ग्रुप का साइज बड़ा रखेंगे उतना उसके अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम होगी और जो ग्रुप्स की तादाद है वो हमने
कम से कम रखनी है। सो हमारे पास आखिर में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। अब इन 3 टर्म्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास एक मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी। मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन इस केस के लिए होगी b प्लस a कॉम्प्लीमेंट c प्लस a इंटू c कॉम्प्लीमेंट d। नाउ दिस इज द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमिन प्रोडक्ट टर्म्स फॉर द कर्नॉफ मैप एंड राइट द रिजल्टिंग मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। यहाँ पर अगेन हमें एक कर्नॉफ मैप गिवन है, मैपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग भी हो चुकी है, हमने क्या करना है, प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम 2 सेल्स के ग्रुप को देखते हैं, ये वाला जो 2 सेल्स का ग्रुप है। इसके लिए आप देखें a की वैल्यू क्या है, a इज 1, सो हमारे पास आ जाएगा a। b की वैल्यू इस ग्रुप के लिए है 1, सो हम लिख देते हैं इंटू b। c इस ग्रुप के लिए 0 भी है और 1 भी है, कंट्राडिक्टरी है, सो हम c को एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब दूसरा ग्रुप देखते हैं जो अगेन 2 सेल्स का ग्रुप है, दिस वन। नाउ इसके लिए अगर हम वैल्यूज देखें तो a की वैल्यू इस ग्रुप के लिए 0 भी आ रही है और 1 भी है, सो a कंट्राडिक्टरी है, सो हम a को एलिमिनेट कर देंगे। इस ग्रुप के लिए b की वैल्यू 1 है, सो हम इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे एक b से। इस ग्रुप के लिए अगर हम c की वैल्यू देखें तो द वैल्यू ऑफ c फॉर दिस ग्रुप इज 1, सो इसके साथ हम लिख देंगे c। सो दिस ग्रुप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म b इंटू c। ओके, एक ग्रुप रह गया 1 सेल का, इसको देखते हैं कि इसके लिए क्या टर्म बनेगा। इस सेल के लिए a क्या है, 0 है, सो हमारे पास आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, b इज 0, सो आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, c इज आल्सो 0 इस ग्रुप के लिए, सो हम लिख देंगे c कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे, a इंटू b, b इंटू c और a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू c कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास जो मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन होगी दैट विल बी a इंटू b प्लस b इंटू c प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू c कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन एक 3 वेरिएबल मैप गिवन है, मैपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग भी हो गई है, अब हमने प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले 4 सेल्स के ग्रुप को देखते हैं, ये वाला जो ग्रुप है हमारा। नाउ इस ग्रुप की वैल्यूज देखते हैं। इस ग्रुप में a की क्या वैल्यू है, इस ग्रुप के लिए a 0 भी आ रहा है और a 1 भी आ रहा है, सो a कंट्राडिक्टरी है, इट मींस a विल बी एलिमिनेटेड। इस ग्रुप के लिए b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, सो हम लिख देंगे b कॉम्प्लीमेंट। इस ग्रुप के लिए c 0 भी है 1 भी है, it means c is contradictory, so c will be eliminated. So it means the 4 cell group will be represented by the variable b complement. Okay, अब बाकी सेल्स, बाकी ग्रुप्स को देखते हैं। सबसे पहले इस 2 सेल्स के ग्रुप को देख लेते हैं। इस ग्रुप के लिए a की वैल्यू क्या आ रही है, 0, so it means it will be represented by a complement. b की वैल्यू b इस ग्रुप के लिए 0 भी है 1 भी है, so it means b is contradictory, so b will be eliminated. इस ग्रुप के लिए c की वैल्यू 0 है, so हम लिख देंगे c complement. So it means that this 2 cells group will be represented by the term a complement into c complement. इस सेकंड 2 cells group को देख लेते हैं। Now इस ग्रुप के लिए a की वैल्यू क्या है, 1, so it will be represented by a. b is contradictory, b 1 भी है 0 भी है, so b will be eliminated. और इस ग्रुप के लिए जो c की वैल्यू है that is 1, so हम लिख देंगे c.
सो ये हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगे। अब इन तीनों टर्म्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास एक 4 वेरिएबल मैप गिवन है। ओके, सबसे पहले 4 सेल्स के ग्रुप को देखते हैं। ये वाला जो हमारे पास 4 सेल का ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप के लिए ए की बाइनरी वैल्यू 0 है, तो हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। द बाइनरी वैल्यू फॉर बी इज 1, तो हम लिख देंगे बी। अब इस ग्रुप के लिए C की क्या वैल्यू है? इस ग्रुप के लिए अगर आप देखें इन वैल्यूज को, तो इस ग्रुप में C 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, सो इट मीन C इज कॉन्ट्राडिक्टरी, सो C विल बी एलिमिनेटेड। D की वैल्यू देखें आप, इस ग्रुप में D अगेन 0 भी है और 1 भी है, सो D will also be eliminated. So it means that this 4 cells group will be represented by the term A complement into B complement. ओके, दूसरे 4 सेल्स के ग्रुप को देखते हैं, दिस वन। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें the value of A is 0, so it means that it will be represented by the term A complement. B 0 भी है, 1 भी है, so it means B is contradicted, so B will be eliminated. The value of C for this group is 0, so it means हम लिखेंगे C complement, और D 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, so it means D is contradictory variable, so D will be eliminated. So इसका जो टर्म बनेगा that will be A complement into C complement. ओके, आखिर में एक 2 सेल्स का ग्रुप है, इसको देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोडक्ट टर्म बनेगा। यहाँ पर A की वैल्यू 1 है, सो हम लिख देते हैं A। B की वैल्यू 0 है, सो हम लिख देते हैं B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर C की वैल्यू क्या है? C 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, सो C कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि D 1 आ रहा है, सो हम साथ में लिख देते हैं D। सो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे, A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B और A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, अगेन सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर शोन है 8 सेल्स का, सो इस 8 सेल्स ग्रुप को देख लेते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू देखें आप, A 0 भी आ रहा है इस ग्रुप के लिए और A 1 भी आ रहा है, सो इट मीन्स A इज कॉन्ट्राडिक्टरी, सो इट विल बी एलिमिनेटेड। B को देखें, अगेन B 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, सो B भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, C को देख लेते हैं। ओके, इस ग्रुप में C 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, सो C कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमिनेट हो जाएगा। D को देख लेते हैं, D 0 ही है, सो D सिर्फ 0 की फॉर्म में आ रहा है, सो हम लिख लेते हैं इस ग्रुप के लिए D कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो 8 सेल्स वाला ग्रुप है ये रिप्रेजेंट होगा एक वेरिएबल D कॉम्प्लीमेंट से। ओके, अब 4 सेल्स वाले ग्रुप को देखते हैं। ये वाला ग्रुप, इस केस में A 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, सो A कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमिनेट हो जाएगा। B की वैल्यू आ रही है 1, सो इट मीन्स कि इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय B। इस ग्रुप के लिए C की वैल्यू आ रही है 0, सिर्फ 0 की फॉर्म में है, सो हम लिख देंगे साथ में C कॉम्प्लीमेंट, जबकि D कॉन्ट्राडिक्टरी है, 0 की फॉर्म में भी आ रहा है और 1 की फॉर्म में भी आ रहा है, सो हम D को एलिमिनेट कर देंगे। ओके, आखिर में एक 2 सेल्स का ग्रुप रह गया, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। इस केस में A 1 आ रहा है, सो हम लिख देते हैं A। B 0 है, सो हम लिख देते हैं B कॉम्प्लीमेंट। इस ग्रुप के लिए
सी भी 1 आ रहा है, सो हम लिख लेते हैं सी, जबकि डी कॉन्ट्राडिक्टरी है, 0 की फॉर्म में भी है, 1 की फॉर्म में भी है, सो डी एलिमिनेट हो जाएगा। सो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे, b इंटू सी कम्प्लीमेंट, d कम्प्लीमेंट और a इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट। सो हमारे पास जो मिनिमम SOP एक्सप्रेशन बनेगी that will be d complement plus a into b complement into c plus b into c complement. Okay, use a Karnaugh map to minimize the following standard SOP expression. ओके, यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसको आप मिनिमाइज करें। अब हमें पता है कि जब अगर हमने मिनिमाइजेशन करनी है तो उसमें पहला स्टेप है मैपिंग का, कि हमने जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने करनॉफ मैप के ऊपर मैप करना है। नाउ करनॉफ मैप के ऊपर हम मैप तब कर सकेंगे जब हम पहले फाइंड कर ले कि उसकी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की डोमेन के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन को देखें तो इसकी डोमेन में 3 वेरिएबल्स है, A, B और C। सो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम एक 3 वेरिएबल मैप बनाएंगे। ज़ीरो 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उन सारे प्रोडक्ट टर्म्स की हमने बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है। A इंटू बी कम्प्लीमेंट सी के हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 1 0 1, A कम्प्लीमेंट बी सी की बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 1 1, A कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी की बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 0 1, A कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट की बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 और A इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट की बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 1 0 0। देखिए यहाँ पर पहला टर्म है A इंटू बी कम्प्लीमेंट सी, उसकी बाइनरी वैल्यू है 1 0 1। जो नॉन कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगा उसे हम रिप्लेस करेंगे 1 से और जो कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगा उसे हमने रिप्लेस करना है 0 से। जो सेकंड टर्म है दैट इज A कम्प्लीमेंट, सेकंड टर्म है A कम्प्लीमेंट बी सी, तो इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 1 1। तीसरा टर्म है A कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, नहीं 0 1 1 नहीं है, यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, दिस इज नॉट 0 1 1। ठीक है, सो इसे हम मेंशन करेंगे, यहाँ पर बाइनरी वैल्यू आएगी 0 0 0 1। A कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, A कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी को रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 0 1 से। जो कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगा वो रिप्लेस होगा 0 से और जो नॉन कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगा वो रिप्लेस होगा 1 से। A कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होगा 0 0 0 से और A इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होगा 1 0 0 से। सो ये हमारे पास 5 बाइनरी वैल्यूज आ गई क्योंकि हमारे पास 5 प्रोडक्ट टर्म्स थे। अब हमने क्या करना होगा, इनको हमने मैप करना होगा। ये बाइनरी वैल्यूज जिन सेल्स को पॉइंट कर रहे हैं उन सेल्स में हमने 1 लिखना होगा। कहाँ पर 1 लिखना है, 1 0 1 में 1 लिखना है, 1 0 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 0 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 0 0 यहाँ पर 1 और 1 0 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगी मैपिंग। मैपिंग के बाद हमने अगले स्टेप में क्या करना है, हमने ग्रुपिंग करनी है। सो सबसे बड़ा ग्रुप जो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास 4 सेल्स का बन रहा है, ये वाला 4 सेल्स का ये एक ग्रुप बन रहा है, एक 1 रह जाता है और 2 सेल्स का ये ग्रुप बन रहा है। सो हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है 4 सेल्स का और एक ग्रुप बन रहा है 2 सेल्स का। सो ग्रुपिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड करते हैं।
सो हम अगर इनके प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड करें तो सबसे पहले जो 4 सेल का ग्रुप है इसको इधर देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो 4 सेल्स का ग्रुप है, अगर हम उसके लिए प्रोडक्ट टर्म फाइंड करें तो इस 4 सेल के ग्रुप के लिए ए की वैल्यू है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ए 0 भी आ रहा है, ए 1 भी आ रहा है, सो इट मीन्स कि ए इज कॉन्ट्राडिक्टरी, सो ए एलिमिनेट हो जाएगा। बी 0 ही है, सो हम लिख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सी इस ग्रुप के लिए 0 भी है और 1 भी है, सो इट मीन्स सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। जो दूसरा ग्रुप है 2 सेल्स का, इसको अगर आप देखें तो इस के लिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, सो हम ए तो लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉन्ट्राडिक्टरी है, 0 की फॉर्म में भी है, 1 की फॉर्म में भी है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। और सी इस ग्रुप के लिए आ रहा है 1, सो हम लिख देते हैं सी। सो हमारे पास जो टर्म बनेगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। सो बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक 4 सेल्स के ग्रुप से हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट और 2 सेल्स के ग्रुप से हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। इन दोनों टर्म्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी। नाउ दिस इज द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। ये जो मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन है, जो हमें एक गिवन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन थी, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट एक ही जैसा आउटपुट देंगे। दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। जो स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन गिवन थी उसके अंदर 5 टर्म्स थे और हर टर्म के अंदर 3-3 वेरिएबल्स थे, जबकि ये जो मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन हमने करनाफ के जरिए फाइंड की है, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है और दूसरे टर्म के अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। सो अगेन अगर आप दोनों के सर्किट्स बनाएं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं और कितना आपका सर्किट ज़्यादा एफिशिएंट बन सकता है। दोनों एक ही जैसे इनपुट्स के अगेंस्ट एक ही जैसा आउटपुट देंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यूज अ करनॉफ मैप टू मिनिमाइज द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन। हमें एक एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमने करनॉफ के जरिए मिनिमाइज करना है। ओके, सबसे पहले अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर आप इस टर्म को देखें, इस टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स है, जबकि इस एक्सप्रेशन की डोमेन के अंदर 4 वेरिएबल्स है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम अलजेब्रिक टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप न्यूमेरिकल जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उसके ज़रिए भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में। सो इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करके बाइनरी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद उसको हम 4 वेरिएबल करनॉफ मैप के ऊपर मैप करेंगे। 4 वेरिएबल करनॉफ मैप के ऊपर हम मैप करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। इधर देखिए आप करनॉफ मैप में सबसे बड़ा ग्रुप जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ दिस वन, जो 8 सेल्स का बन रहा है, और उसके अलावा ये हमारे पास 4 सेल्स का एक ग्रुप यहाँ पर शोन है। सो हमारे पास 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, एक ग्रुप है 8 सेल का और दूसरा ग्रुप है 4 सेल्स का। अगर आप 8 सेल वाले ग्रुप को देख के उसके लिए प्रोडक्ट टर्म फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट, और जो 4 सेल्स वाला ग्रुप है वो रिप्रेजेंट होगा बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी से। सो हमारे पास मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी। नाउ दिस मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही जैसे इनपुट के अगेंस्ट एक ही जैसा आउटपुट देंगे।
प्रैक्टिस कीजिएगा इस लेक्चर पे, पढ़े। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो उनको नोट डाउन कीजिए, फिर उसको हम इंशाल्लाह इंटरेक्टिव जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।